हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद कुशवाहा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन आ गया है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में 2024 में हुई प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? इसके 4 विकल्प हैं। राजा राम मोहन राय, एन.जी. चंदावरकर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, महादेव गोविंद रानाडे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है देवेंद्र नाथ ठाकुर। यानी इसका जो भी केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्र नाथ ठाकुर ने नियुक्त किया था। अब इसकी व्याख्या है कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्र नाथ ठाकुर ने नियुक्त किया था। अब सवाल है कि केशव चंद्र सेन कौन थे? तो भारतीय समाज सुधारक, हिंदू दार्शनिक और धार्मिक उपदेशक केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कलकत्ता में हुआ था। केशव चंद्र सेन ने समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कई काम किए और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया। वर्ष 1856 में वे ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। शामिल होने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें 1858 ईस्वी में शामिल होने के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने उन्हें 1858 ईस्वी में ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। लेकिन 1865 में जब देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच मतभेद हुआ तो देवेंद्र नाथ टैगोर आचार्य के पद से देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज के आचार्य के पद से हटा दिया। तो ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया। यह ब्रह्म समाज में पहला विभाजन था 1865 ईस्वी में। फलतः केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और इस प्रकार पूर्व का ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर वर्ष 1878 में केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग बेटी सुनीति देवी का विवाह कूच बिहार के महाराजा नृपेंद्र नारायण के साथ कर दिया, जिसके बाद विवाद के कारण ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन हुआ, क्योंकि यह विवाह ब्रह्म अधिनियम 1972 का उल्लंघन करते हुए वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ था। विवाह का विरोध करने वालों ने साधारण ब्रह्म समाज का गठन किया और केशव चंद्र सेन और उनके अनुयायियों ने नव विधान ब्रह्म समाज का गठन किया। यह दूसरा विभाजन था। फिर केशव चंद्र सेन ने 1866 में अपना अलग संगठन भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। जब इन्हें ब्रह्म समाज के पद से हटा दिया गया था, तब इसकी स्थापना से पहले ये ब्रह्म समाज से जुड़े थे। आचार्य केशव चंद्र सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उद्धार तथा स्त्री शिक्षा आदि के उद्देश्य से इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। 1872 में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, जिसमें विवाह योग्य न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 18 वर्ष रखा गया था और लड़की के लिए 14 वर्ष तय की गई थी। 1872 में जो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। केशव चंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1870 ईस्वी को कलकत्ता में हुई थी। उसके बाद केशव चंद्र सेन ने के श्रीधर नायडू के साथ मिलकर 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी। यानी वेद समाज की स्थापना में केशव चंद्र सेन ने एक अहम भूमिका निभाई थी के श्रीधर नायडू के साथ। उसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की ही मदद से आत्माराम पांडुरंग ने बॉम्बे में की थी। यानी प्रार्थना समाज की स्थापना में भी केशव चंद्र सेन ने एक अहम भूमिका निभाई थी। आत्माराम पांडुरंग या इन्हीं को कहा जाता एम.जी. रानाडे एक प्रमुख समाज सुधारक और बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इसके बाद केशव चंद्र सेन अपने जीवन काल में कई पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया, जिसमें प्रमुख है तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत प्रवासी आदि। 8 जनवरी 1884 ईस्वी को केशव चंद्र सेन का देहांत हो गया। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे।
दूसरा प्रश्न आया था 2024 के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में इतिहास से संबंधित, गांधी जी ने किस आंदोलन के समय गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? यानी गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया। यानी व्याख्या जो है उसका उत्तर बी है, असहयोग आंदोलन। इसमें भी 4 विकल्प हैं। अब असहयोग आंदोलन क्या था इसकी व्याख्या करते हैं और गांधी जी ने क्यों विरोध किया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। हालांकि यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 जुलाई 1921 ईस्वी को लिया था। 28 जुलाई 1821 ईस्वी को लिया था। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर देशव्यापी हड़ताल हुई और यात्रा के दौरान ही मुंबई में दंगे भी हुए। असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। हालांकि 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो गया था। 1 अगस्त 1920 को ही बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया, लेकिन यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स का विरोध किया गया था, बहिष्कार। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए, यानी असहयोग आंदोलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए के पहले उस पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित किया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस ने भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। यह असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे कई कारण थे, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट पारित करना, आर्थिक राजनीतिक शोषण, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई, अंग्रेजों की वादा खिलाफी, भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दमनकारी कानून बनाना आदि घटनाओं ने विदेशी शासन के क्रूर और असभ्य चेहरे को उजागर करने का काम किया था। फिर 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में भीड़ और पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस हिंसक झड़प में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। 16 फरवरी 1922 को गांधी जी ने अपने लेख चौरी चौरा का अपराध में लिखा कि अगर असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो ऐसी घटनाएं अन्य जगहों पर भी घटित हो सकती है। इसके बाद गांधी जी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाया अंग्रेजों ने। इस दौरान मुकदमा चलाने के दौरान भी यंग इंडिया में 3 लेख लिखने के कारण गांधी जी को 10 मार्च 1922 को साबरमती आश्रम के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 5 फरवरी 1924 को यरवदा जेल से बिना शर्त रिहा कर दिए गए गांधी जी। इसकी व्याख्या। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 2024 में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग में संबंधित था या किस विभाग से संबंधित था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, राजस्व विभाग, न्याय विभाग, सैन्य विभाग, आर्थिक विभाग। तो इसका सही उत्तर है न्याय विभाग, यानी प्रदेष्टा जो था मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा न्याय विभाग से संबंधित था। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा का संबंध न्याय विभाग से था। मौर्य काल में न्यायालय जो था 2 प्रकार के थे। पहला था धर्मस्थलीय या दीवानी। दीवानी में क्या था, इसमें आर्थिक मामलों का निर्णय लिया जाता था, यानी आर्थिक से समस्या जो भी होती थी लोगों के पास, वह मुकदमा धर्मस्थलीय या दीवानी न्यायालय में जाता था। दूसरा था
कंटक शोधन अर्थात फौजदारी, इसमें मारपीट, हत्या आदि से संबंधित मामलों का फैसला लिया जाता था। प्रदेष्टा को कंटक शोधक न्यायालयों का न्यायाधीश कहा जाता था। प्रदेष्टा का यह भी कर्तव्य था कि वह विविध अध्यक्षों और राजपुरुषों पर नियंत्रण रखे। इसके अलावा प्रदेष्टा का कर्तव्य राजकुमारी पर नियंत्रण रखना तथा इनके आचरणों को भी निर्दिष्ट करना था। साथ ही प्रदेष्टा यह सुनिश्चित करे कि वे बेईमानी, चोरी, रिश्वतखोरी आदि से दूर रहे। चाणक्य के अनुसार जनपद स्तर पर प्रदेष्टा नामक अधिकारी पूरे जनपद के कामकाज के लिए जिम्मेदार होता था। अपराधियों को अंग भंग और मौत की सजा दी जाती थी। मौर्य काल में अपराधियों को अंग भंग और मौत की सजा दी जाती थी। राजधानी पाटलिपुत्र में मुख्य न्यायाधीश को धर्मधिकारिन कहा जाता था। मौर्य काल की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहाँ जो मुख्य न्यायाधीश होते थे उनको धर्मधिकारिन कहा जाता था। आते हैं अब अगला प्रश्न पे कि बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? इसमें 4 विकल्प है। देवेंद्रनाथ, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, हेमचंद बंदोपाध्याय। इसका सही उत्तर है बी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। अब इसकी व्याख्या है कि बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय हैं। यह उनका पहला बंगाली उपन्यास था, बांग्ला भाषा में बंगाली उपन्यास था। इसका प्रकाशन 1865 ईस्वी में हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास दुर्गेश नंदिनी मंदारण की एक लोकप्रिय कहानी पर आधारित है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास दुर्गेश नंदिनी मंदारण की एक लोकप्रिय कहानी पर आधारित है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के उड़ीसा, यह कहानी जो है मंदारण की जो लोकप्रिय कहानी है, तो यह कहानी 16वीं शताब्दी के उड़ीसा में घटित हुई है। उपन्यास में मुगलों और पठानों के बीच संघर्ष को दर्शाया गया है। दुर्गेश नंदिनी में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के कुछ और उपन्यास हैं, जैसे एक तो है दुर्गेश नंदिनी जिसकी अभी बात कर रहे हैं, फिर कपाल कुंडरा, वंदे मातरम, आनंद मठ, सीताराम, विष वृक्ष, मृणालिनी, राधा रानी, कृष्णकांतेर दफ्तर, देवी चौधरानी, मोचीराम गोरेल जीवनचरित आदि। उनका अंतिम उपन्यास सीताराम है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम उपन्यास जो उन्होंने लिखा है वह सीताराम है। अब आते हैं आनंद मठ पे। तो आनंद मठ बंगाली भाषा में लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास है। इस उपन्यास में उत्तर बंगाल के भयंकर आकार और 1773 ईस्वी के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। आनंद मठ में उत्तर बंगाल के भयंकर आकार और 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन है। इस पुस्तक पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इस पुस्तक का। यानी आनंद मठ पुस्तक है, इसका जो प्रभाव है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के क्रांतिकारियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से ही लिया गया है। वंदे मातरम गीत की रचना जो है वंदे मातरम गीत की रचना 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में हुई थी। वंदे मातरम को पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अरविंद घोष ने आनंद मठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी गद्य और पद्य में अनुवाद किए हैं। अरविंद घोष आनंद मठ में वर्णित गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी के गद्य और पद्य में अनुवाद किए हैं। अब आते हैं 5वां प्रश्न पे। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में, कन्हेरी की गुफाओं में।
तो इसका सही उत्तर है एलोरा की गुफा में। तो गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। अब इसकी व्याख्या करते हैं कि द्रविड़ स्थापत्य शैली में चट्टानों को छेनी या हथौड़े से काटकर द्रविड़ स्थापत्य शैली में चट्टानों को छेनी या हथौड़े से काटकर बनाया गया प्रसिद्ध कैलाश मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इस राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम का जो शासनकाल था 757 ईस्वी से 783 ईस्वी के बीच था। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर एलोरा की 34 गुफाओं, एलोरा में कुल 34 गुफाओं में सबसे बड़ा है। इन गुफाओं में धार्मिक और पौराणिक कलाकृतियां हैं। इनसे पता चलता है कि 1 से 12 तक गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक की जो गुफा संख्या है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है। संभवतः इनका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है। फिर 13 से लेकर 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित है और 30 से लेकर 34 तक की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। सह्याद्री पहाड़ियों में स्थित एलोरा की गुफाओं को 1883 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। फिर आते हैं अगला प्रश्न संख्या 6 पे। किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो इसका उत्तर है अथर्ववेद में। यानी किस वेद में? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया। अब इसकी व्याख्या पे आते हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख वैदिक देवता प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। यानी अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख वैदिक देवता प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है। सभा और समिति वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाएं थी। सभा कुलीन लोगों की संस्था थी और न्यायिक मामलों पर चर्चा करती थी। सभा में ब्राह्मण, कुलीन और धनी लोग सामान्य लोगों से ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। इसके सदस्यों को कुलीन कहा जाता था, जबकि समिति जो थी आम लोगों के प्रतिनिधियों की संस्था थी। यानी आम लोगों की प्रतिनिधियों की संस्था समिति थी। इसका मुख्य कार्य राजा का चुनाव करना था। समिति के सदस्यों को विस कहा जाता था। राजा समिति का सदस्य होता था। सभा और समिति के बैठकों में ग्रामीण और स्थानीय नेता भी भाग लेते थे। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के मंत्र भी हैं। अब आते हैं 7वां प्रश्न पे, जो इतिहास से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद सबसे अधिक प्राचीन कौन सा है? तो ये उत्तर है ए नंबर, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। यह सनातन धर्म और विश्व का सबसे पुराना उपलब्ध ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वर्तमान में 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद की कुल 21 शाखाओं का वर्णन है। जो पुस्तक है ऋग्वेद की, उसमें कुल 21 शाखाओं का वर्णन है। इसमें सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान है। इसमें ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुणों, जीवन के आदर्श सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में ईश्वर, जीव और प्रकृति के गुणों, जीवन के आदर्श सिद्धांतों और व्यवहारिक ज्ञान का वर्णन है। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवताओं की प्रार्थना, ऋग्वेद की ऋचा जो है उसमें देवताओं की प्रार्थना, स्तुति और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। ऋग्वेद की जो रचना हुई है सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी। भाषा विज्ञान संबंधित साक्ष्य संकेत देते हैं कि ऋग्वेद संहिता का अधिकांश भाग भारतीय उपमहाद्वीप
के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रचा गया है, संभवतः लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच बीच तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं सब्जेक्ट के जो चैप्टर होते हैं उसके अनुसार चैप्टर वाइज प्रश्न और उसकी व्याख्या को लेकर आऊँगा। इस वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।